I am again repeating from this typhoid. Okay, beta. So we are starting with typhoid. Causal organism you know very well. What is the causal organism? That is Salmonella typhi. And in some of the books it is written Salmonella typhosa. That is also correct. ठीक है. मोड ऑफ एक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि पैथोजन जो है पुअर हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद द पैथोजन स्टार्ट लिविंग इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहने लगता है. ठीक है बेटे. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आया है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहने लग जाता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है बहुत बड़े लेवल पे ये क्या कॉज करता है, परफोरेशंस कॉज करता है, परफोरेटेड बना देता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. काफी सारी उसकी जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसको इरोड कर देता है, तो पोर्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और काफी डैमेज क्रिएट करने के बाद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दिस पैथोजन इट लेटर माइग्रेट टुवर्ड्स अदर ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड की हेल्प से ये दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है, और वहां भी ये सेल्स का डिस्ट्रक्शन करने लग जाते हैं, ऑर्गन्स में डैमेज कॉज करने लग जाते हैं. ओके बेटे. पर्सन जो है उसको ऐसा नहीं होगा कि पर्सन को बहुत ज्यादा हाई फीवर रहेगा. इस केस में फीवर जो है उसका लगभग इंटरमीडिएट रहता है, 39 से 40 के आसपास रहता है. मैंने आपको बताया था कल भी. बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 है ना, तो उससे थोड़ा सा ऊपर जो है इसका पर्सन जो है उसके अंदर फीवर रहेगा, बिकॉज हमेशा उसको फीवर रहता है. तो इसलिए कहते हैं कि इस तरह का जो पर्सन है पेशेंट जो है वो ऑलवेज फील वीकनेस. ठीक है. ऐसे लगता रहेगा उसको कि बहुत वीक हो गया है एंड ऑलवेज ही वांट टू टेक रेस्ट. ज्यादा से ज्यादा रेस्ट लेने की कोशिश करता है. ठीक है. स्टमक जो है उसमें भी पेन होने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी सी पेन रहेगी स्टमक में, और क्योंकि इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम कर रहा है पैथोजन, तो कॉन्स्टिपेशन इज देयर. ठीक है बेटे. डाइजेशन ऑफ द फूड डू नॉट टेक प्लेस प्रॉपर्ली, सो कॉन्स्टिपेशन इज देयर. ओके बेटे. तो इस तरीके से वो कहते हैं कि प्रॉब्लम होती है इंटेस्टाइन में, तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा, इंडाइजेशन होगा, हेडेक भी रहेगा थोड़ा सा फीवर की वजह से, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट. लॉस ऑफ एपिटाइट मीन्स पर्सन जो है उसको अच्छे से भूख नहीं लगनी है. ठीक है. तो पर्सन जो है उसकी ईटिंग हैबिट्स भी यहाँ पे ऑल्टर कर जाती है, उसे अच्छे से भूख नहीं लगती है, या कुछ भी खाने का मन नहीं करता है उसका. और अगर वो कहते हैं कि टाइफाइड का पेशेंट जो है पता लगाना है कि पर्सन जो है उसको टाइफाइड हुआ है, तो उसके लिए एक हमारे पास यहाँ पे क्लिनिकल टेस्ट होता है जिसको हम वाइडल टेस्ट कहते हैं. ठीक है. तो गो थ्रू द इंटरनेट एंड स्टडी अबाउट दिस वाइडल टेस्ट कैसे होता है, तो उससे हम टाइफाइड के जो पेशेंट्स हैं उनका पता लगाते हैं. अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं बिफोर निमोनिया. एक मैंने आपको कल यहाँ पे दिखाया था उसका फ्लो चार्ट. ठीक है बेटे. देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट को इनलार्ज करके देख रहे हैं. फीकल ऑरल रूट के जरिए जो पैथोजन है वो एंटर करता है. ठीक है. तो वाटर एंड फूड दैट इज कंटामिनेटेड विद द फीकल मैटर, तो उसके जरिए ये फूड एंड वाटर जो कंटामिनेटेड है वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, स्टमक में चला जाता है. कहते हैं कि स्टमक में भी पैथोजन को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि पैथोजन जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड टॉलरेंस जीन्स होते हैं. तो यू नो दैट HCl जो है वो किल कर देती है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पर यहाँ पे वो कहते हैं कि पहले से ही वो अडेप्टेड है, उसके पास एसिड टॉलरेंस जीन है. तो इस वजह से पैथोजन जो है वो आसानी से स्टमक में से पास होकर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं उनका इरोड करने लग जाता है, उसको डैमेज करने लग जाता है, इन्फ्लामेशन होने लग जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है. और इस तरह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज जो है वो डायरिया के फॉर्म में भी नजर आते हैं. फिर आपको बताया था कि ब्लड के जरिए अदर ऑर्गन्स में भी माइग्रेट कर जाता है, तो फिर लीवर की तरफ भी मूव कर सकता है, स्प्लीन की तरफ भी चला जाता है. ठीक है. समटाइम्स इट एंटर्स इन द बोन मैरो. तो डिजीज जो है वो इस तरीके से आगे जो है प्रोसीड करती रहती है. पेशेंट जो है उसको एडवाइस किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू कि दे हैव टू टेक बेड रेस्ट. अगर पेशेंट जो है वो अपना नॉर्मल रूटीन जो है उसको कंटिन्यू रखता है एंड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, बट दैट पर्टिकुलर लेडी और जो भी मैन है वो अपना जो भी काम है उसे करते जा रहे हैं, तो उस केस में उसकी कंडीशन जो है वो काफी क्रिटिकल हो सकती है. एंड इन एब्सेंस ऑफ रेस्ट दैट पेशेंट मे आल्सो लेटर मे बी एट द डेथ स्टेज. ठीक है. तो ये नहीं माना जाता कि टाइफाइड जो है उसे डेथ नहीं होगी अगर पेशेंट जो है वो प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता,
उसका क्लिनिकल एनालिसिस नहीं किया जाता है तो उस केस में डेथ जो है वो सीवियर केसेस के अंदर हो सकती है, क्योंकि बॉडी जो है इसके अंदर वीक होती रहती है। ठीक है बेटे, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइफाइड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज निमोनिया। देखो डिजीजेस को लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म का नेम पता होना चाहिए, आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए, एंड आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो हियर वी हैव द डिजीज निमोनिया, ठीक है, वेरी वेल नोन टू अस। तो कॉजल ऑर्गेनिजम्स, इट मे बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया और अनदर वन इज हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा। ऑलराइट, तो इस तरह से कहते हैं कि इसमें मेनली जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो लंग्स के अंदर जो हमारी एल्वोलाई होती है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है, उस एल्वोलाई की जगह पे ये बैक्टीरिया जो है जैसे ही वो एंटर करता है तो एल्वोलाई जो है उसमें ये फ्लूइड जो है उसको फिल कर देता है। तो डिस्चार्ज इकट्ठा होने की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है बेटे, तो एल्वोलाई जो है इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, डिस्चार्ज भर जाएगा, तो उस वजह से एल्वोलायर मेम्ब्रेन जो है वो गैशियस एक्सचेंज नहीं कर पाएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि कैसे सिम्टम नजर आएंगे पेशेंट के अंदर। तो पेशेंट जो है उसको फीवर तो रहना ही रहना है, ठीक है, चिल की फीलिंग होती है उसको कई बार, और डिस्चार्ज जो है उसके एक्यूमुलेट होने की वजह से कफ हो जाएगा, ठीक है, हेडेक रहेगा। और अगर वो कहते हैं कि सीवियर केस के अंदर निमोनिया आ गया है, तो इस तरह का जो पेशेंट है उसके जो लिप्स होते हैं और उसके जो फिंगर नेल्स होते हैं, ठीक है बेटे, वो ग्रे से ब्लूइश कलर के होते जाते हैं। तो कई बार निमोनिया जो है उसका डबल अटैक हो जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो पेशेंट होते हैं, अगर उसके हम लिप्स को देखें या उसके फिंगर नेल्स देखें, तो उसका जो कलर है तो ग्रे से ब्लूइश हो जाता है। ये शो करता है कि ये काफी क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच चुका है। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि दूसरे पेशेंट से आपकी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करेगा निमोनिया। तो व्हेनेवर दैट पर्सन, ठीक है, जब भी ये पर्सन जो है, अब देखो इसकी बॉडी में से कोई भी ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स जो है वो एयर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, या फिर वो पेशेंट जो है वो जो भी चीजें यूज कर रहा है, चाहे उसकी ग्लासेस हैं, ठीक है, चाहे उसने कोई टॉवल्स यूज किए हैं, या फिर उसने यूटेंसिल्स जिनमें उसने खाना खाया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अगर आपने टच की है, इवन आपने उठा के भी रखी है, या फिर पेशेंट जो है उसकी बेडशीट जो है जो आपने बिछाई हुई है उसको आप भी यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस द इन्फेक्शन शुड बी देयर। ओके बेटे, so this is the mode of transmission from the infected person, the healthy person, it gains the disease with the help of the droplets or aerosols that enter into the air, और इस तरह से ये डिजीज उसके अंदर हो जाती है। तो बेटा सीधा डायग्राम देखो, लंग्स की हालत किस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, तो लंग्स जो है वो सीवियर केसेस में इस तरीके से डिस्चार्ज से भर जाते हैं। और अगर एल्वोलाई जो है इसको ध्यान से देखें तो एल्वोलाई जो है इसके अंदर इस तरह का मिल्की डिस्चार्ज जो है वो फिल हो जाएगा, एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल जो है नील होने लग जाता है, एंड पर्सन में फेस सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ओके बेटे, उसके बाद देखो कॉमन कोल्ड पे आ गए हम, ठीक है, तो जनरली कॉमन कोल्ड जो है वो एक ऐसी डिजीज है जो अक्सर हमारे कांटेक्ट में आती रहती है। तो देयर आर ग्रुप ऑफ वायरसेस, अर्लियर इट इज बिलीव्ड दैट कॉमन कोल्ड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, पहले ये माना जाता है कि कॉमन कोल्ड जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज थी, और लेटर ऑन व्हेन देयर इज अ सर्च फॉर द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस कॉमन कोल्ड, तो उसमें देखा गया कि इसके जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको जब हम बैक्टीरियल फिल्टर्स में से पास करते हैं तो वो इजीली पास हो जाते हैं, तो दे शुड नॉट बी बैक्टीरिया। एंड फिर हमें पता लगा कि देयर आर ग्रुप ऑफ वायरसेस व्हिच आर नोन एज राइनो वायरसेस, जो ये डिजीज कॉज करती है। ठीक है बेटे, रेस्पिरेटरी पैसेज के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। डिजीज जो है वो मोस्टली किसको इफेक्ट करेगी, नोज को इफेक्ट करेगी। नोज जो है या नेसल कैविटीज जो है उसके अंदर काफी सारा डिस्चार्ज जो है वो फिल हो जाता है, ठीक है, तो नेसल कंजेशन शुड बी देयर। और इसके बाद वो कहता है कि जो गला है आपका, जो थ्रॉट है, वो यहाँ पे उसकी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो देयर इज सोर थ्रॉट, ठीक है, गले में खराश होने लग जाती है, तो उसके लिए उसने वर्ड यूज किया है हॉटनेस, ठीक है। अब डिस्चार्ज इकट्ठा हो गया है तो उसकी वजह से कफ जो है वो भी शुरू हो जाएगी, हेडेक शुड बी देयर, एंड पर्सन जो है वो काफी टायर्ड फील करेगा, क्योंकि हल्का सा इसके अंदर फीवर भी रहेगा पर्सन। आपको पता है कि वायरस जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने टाइम का है, तो 1 से 4 डेज के अंदर वायरस जो है वो अपनी कॉलोनी ऑफ वायरसेस जो इनको फॉर्म करते हैं, तो 3 to 7 डेज,
तक ये इन्फेक्शन जो है उसके अंदर रहती है। वैसे ये माना जाता है कि पेशेंट जो उसको रिकवर करने में लगभग 14 डेज लग सकते हैं। ओके बेटे, फिर देखो ड्रॉपलेट्स जो है, जिस तरह का पर्सन जो है जब भी स्नीजिंग करेगा या फिर वो कहता है कि उसके कफिंग के दौरान उसके माउथ में से जो है इस तरह के ड्रॉपलेट्स जो है वो हेल्दी पर्सन के द्वारा इनहेल किए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसका इन्फेक्शन हो रखा है उसके जो भी बिलोंगिंग्स है उसको आप यूज कर रहे हो, पेन्स यूज कर रहे हो, ठीक है, बुक्स कप्स वगैरह, या फिर आप उसका कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उसने माउस जो है उसको टच किया हुआ है, कीबोर्ड को टच किया हुआ है, और कोई भी चीज आप भी टच कर लेते हो तो उस केस में आपको कॉमन कोल्ड की डिजीज हो जाती है। ठीक है बेटे, देखो यहाँ पे कितने अच्छे से दिखाए गए हैं सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइनोवायरसिस एंड सिम्टम्स के अंदर देखो कफ इसके अंदर हो सकती है पेशेंट को, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट शुड बी देयर, तो सोर थ्रोट इज रिटन हियर, हल्का सा फीवर रहेगा, ठीक है, कुछ केसेस में जब वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा होता है ना तो फीवर जो है वो थोड़ा बढ़ भी सकता है। देन हेडेक शुड बी देयर बिकॉज ऑफ द कंजेशन ऑफ द नेसल डिस्चार्ज, तो बार बार जो है यू हैव योर रनी नोज, इन दैट सिचुएशन आपको जो है हेडेक की फीलिंग होने लग जाती है, ठीक है बेटे, और डिस्चार्ज जो है वो नोज के जरिए जो है रिलीज होता है। ऑलराइट, अब हम पहुंच गए हैं मलेरिया पे, ठीक है, एक टाइम पे ये कंसीडर किया जाता था कि मलेरिया इज आल्सो वन ऑफ द पैंडेमिक and because of lack of medical facilities before independence in India as well as some poor subcontinents such as African subcontinent, ठीक है, आज भी अफ्रीका के अंदर मलेरिया जो है एक बड़ी डिजीज है एंड काफी सारे लोगों की डेथ हो जाती है विलेजेस में मलेरिया की वजह से, ठीक है, बिकॉज देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे इजीली लार्वा जो है वो आसानी से ग्रो करते हैं, ठीक है, और उस वजह से ये डिजीज जो है वो आसानी से स्प्रेड होती है। तो इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज है ये। तो वेक्टर यहाँ पे कौन सा है वो आपको मालूम है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है। देखो यहाँ पे मैंने इसकी एक बड़ी पिक्चर आपको दिखाई हुई है। तो एनोफ्लीज मॉस्किटो जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है इसके अंदर ब्लड सकिंग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है बेटे, ये मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि मेल एंड फीमेल मॉस्किटो की पहचान कैसे करेंगे। मेल मॉस्किटो ऑलवेज हैव नेक्टर सकिंग organs whereas in female blood sucking organs are there। तो ये फीमेल मॉस्किटो जो है वो ब्लड सक करती है जब भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन में से, तो उससे जो इसका मलेरिया का पैरासाइट है जिसे हम क्या कहते हैं प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसकी इन्फेक्शियस स्टेज जिसको हम स्पोरोजोइट कहते हैं वो इस तरीके से मॉस्किटो के अंदर आ जाती है, उसके स्पोरोजोइट जो है उसकी स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर रहती है which is the infectious stage of the plasmodium। तो same mosquito when it bites some another individual तो उसके अंदर जो है ये डिजीज हो जाती है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, तो अगर आरबीसी के अंदर जो है प्लाज्मोडियम की डेवलपमेंटल स्टेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं, तो वहां पे ए सेक्सुअल स्टेजेस एंड सेक्सुअल स्टेजेस जो है प्लाज्मोडियम की वो प्लाज्मोडियम की आरबीसी के अंदर जो है वो होती है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। देखो ये वाला फ्लो चार्ट हमारी बुक में भी दिया हुआ है। तो कहते हैं कि व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स द another human which is a healthy one, तो मॉस्किटो की बाइट से ये जो स्पोरोजोइट स्टेज है, ठीक है, किसकी प्लाज्मोडियम की, वो स्पोरोजोइट स्टेज एक्चुअली मॉस्किटो जो है उसके माउथ पार्ट्स में यानी उसकी स्लाइवरी ग्लैंड्स में होती है, तो ये स्पोरोजोइट को ये हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देती है। अब देखो स्पोरोजोइट जो है वो हेल्दी पर्सन में चले गए हैं, तो वहां से माइग्रेट करके ये स्पोरोजोइट कहाँ चले जाएंगे, लीवर में चले जाएंगे, और लीवर के जो सेल्स होते हैं जिनको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं उन सेल्स का ये डैमेज करने लग जाते हैं, ठीक है बेटे। तो लाइसिस होने लग जाती है हिपैटिक सेल्स की, और उसके बाद पैरासाइट जो है वो लीवर सेल्स के अंदर आके रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो पैरासाइट जो है उसकी एसेक्सुअल स्टेजेस जो है यहाँ पे नजर आती है, और इस तरह से जिन जिन सेल्स को वो डैमेज करता जाता है वो सेल्स बर्स्ट होते रहते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे ये लीवर जो है उसमें से माइग्रेट करके ये पैरासाइट किसके अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि ब्लड के अंदर कौन से सेल्स में ये चला जाता है, रेड ब्लड सेल्स में चला जाता है, और रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी भी बर्स्टिंग करनी शुरू कर देता है, और जब ये रेड ब्लड सेल्स जो है उसको डैमेज कॉज करते हैं तो उस समय कुछ सिम्टम्स जो है पेशेंट के अंदर नजर आते हैं, ठीक है। दीज सिम्टम्स आर इन द फॉर्म ऑफ फीवर और इन द फॉर्म ऑफ चिल। ये माना जाता है कि मलेरिया का जो पेशेंट है उसको इतनी ज्यादा सीवियर चिल की फीलिंग होती है कि if there is a summer season
तो उस केस में भी वो पेशेंट जो है बहुत तेजी से जो है शिवरिंग शो करता है, और इवन उसको अच्छे तरह से ब्लैंकेट से ढकना पड़ता है समर सीजन के अंदर भी। ठीक है बेटे, तो ये शिवरिंग जो है, चिल की जो फीलिंग आती है उसके अंदर, वो किसकी वजह से है? तो वो इसलिए है कि इस दौरान जो है ये पैरासाइट जो होता है वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है विच इज अ पॉइजनस सब्सटेंस एंड इट इज हेमियोजोइन। तो हेमियोजोइन जो है वो इसकी चिल जो फीलिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे आरबीसी सेल जो उसको ये डिस्ट्रॉय करता जाता है तो एक आरबीसी सेल से दूसरे आरबीसी सेल में शिफ्ट होता जाता है, और इस तरह से आरबीसी के अंदर ही लेटर ऑन ये अपने गैमेट्स जो है उनको भी बर्थ देते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल स्टेजेस भी पैरासाइट की यहीं पे नजर आएंगी प्लाज्मोडियम की। मेल एंड फीमेल सेल्स आर देयर एंड दिस मेल एंड फीमेल सेल्स दे प्रोड्यूस द गैमेटोसाइट्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये गैमेटोसाइट्स जो है, ठीक है, जब फीमेल मॉस्किटो आती है वो इन गैमेटोसाइट्स को क्या कर लेती है? पिक कर लेती है, और उसके बाद ये गैमेटोसाइट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर होगा। ठीक है बेटे, अब मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गए हैं? ये फर्टिलाइज हो गए, इनका फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, और जाइगोट जो है वो फर्दर आगे जाके जो है डेवलप हो जाता है स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो स्पोरोजोइट होते हैं वे मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जाके रहने लग जाते हैं, और ये इन्फेक्शियस स्टेजेस होती हैं प्लाज्मोडियम की। तो अब क्या है, मॉस्किटो जो है उसके माउथ में यानी उसकी स्लाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट प्रेजेंट है। तो जब इस तरह का मॉस्किटो फिर से एक फ्रेश बॉडी जो है उसमें बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइट जो है वो उस बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देगा, और इसी तरह से सारा का सारा जो साइकिल है वो फिर से रिपीट होगा। ठीक है बेटे, लीवर में, देन आरबीसी में सेक्सुअल स्टेजेस, देन उसके बाद सेक्सुअल स्टेजेस गैमेट्स फॉर्म होंगे। गैमेट्स का फ्यूजन कहाँ होगा? मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से फिर उस पर बाद स्पोरोजोइट बन जाएंगे। स्पोरोजोइट कहाँ चले जाएंगे? स्लाइवरी ग्लैंड में, और स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट्स जो है कुछ टाइम के लिए रहेंगे जब तक कि मॉस्किटो जो है वो एक नई बॉडी जो है वो नहीं ढूंढ लेगा। ठीक है बेटे, तो इस तरह से इसके अंदर वो कहते हैं कि दो होस्ट होते हैं, एक तो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो का नेम आपको मालूम है एनोफ्लीस मॉस्किटो है, और दूसरा जो है इसके अंदर होस्ट जो है वो कौन सा है? ह्यूमन है। ठीक है, तो इस तरह से प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल जो है वो टू होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, मॉस्किटो में एंड ह्यूमन के। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हुई है, बस आपने याद रखना है कि 3 स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की यहाँ पर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। आउट ऑफ दीज तीनों ही मलेरिया कॉज करते हैं, पर सबसे क्रिटिकल टाइप का जो मलेरिया है वो कौन कॉज करता है? पी फैल्सीपैरम कॉज करते हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और इस टाइप के मलेरिया को हम एम मलेरिया भी कहते हैं। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है मैलिग्नेंट मलेरिया, और ये काफी क्रिटिकल हो सकता है अगर टाइम पर जो है इसमें मेडिसिनल या ड्रग्स नहीं दिए जाते हैं, तो पेशेंट जो है उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इस टाइप का मलेरिया। ठीक है बेटे, मेडिसिन का नेम हमें मालूम है, अगर आपको अच्छे से याद है, येलो कलर की टैबलेट्स जो है वो दी जाती है मलेरिया के अंदर, और वो क्विनीन्स होती हैं, और उनको किससे ऑब्टेन किया जाता है? सिनकोना ट्री जो है उसके बार्क से ऑब्टेन किया जाता है, और ये सिनकोना ट्री जो है वो हिमालयन रेंजेस के अंदर मिलता है हमें। ठीक है, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन अगेन, मैंने ऐसे लिखा है ये क्योंकि बाद में मैं आपको सेंड कर दूंगी तो उसमें ये सारा लिखा हुआ है मैंने, वट एवर आई हैव टॉट। ऑलराइट बेटे, तो नेक्स्ट डिजीज जो है दैट इज नोन एज अमीबॉइक डायसेंट्री, कॉमनली नोन एज अमीबायोसिस। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो कहते हैं कि कॉजल ऑर्गेनिज्म एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करेगा? व्हेन द पर्सन इट कंज्यूम्ड ईदर कंटामिनेटेड फूड, या फिर उसने ड्रिंक किया है कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, तो पुअर सैनिटरी कंडीशंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं से भी उठा के अगर पानी पी लिया गया है और वो पानी जो है उसके अंदर इस तरह से एंटमीबा हिस्टोलिटिका के एग्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर फूड जो है उसमें जो है कंटामिनेटेड फूड है तो उससे ये आपकी बॉडी के अंदर चला जाए। तो सीधा सिम्टम, अब देखो क्योंकि कैसी डिजीज है, फूड और वाटर से रिलेशन रखती है, तो फिर इस तरह का कंटामिनेटेड फूड या वाटर अगर आपकी बॉडी में जाता है तो फिर लेटर ऑन आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन जो है वो होने लग जाएगी, इंडाइजेशन शुड बी देयर। ठीक है, फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली इन योर बॉडी, और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, वेस्ट जो है आसानी से रिमूव नहीं होगा बॉडी में से। ठीक है बेटे, एब्डोमिनल पेन,
बॉडी का लोअर पार्ट जो है, इंटेस्टाइनल पार्ट जो है, उसमें एब्डोमिनल पेन आपको महसूस होगी, क्रैम्प्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उसके बाद कहता है कि व्हेनेवर दिस पर्सन इट रिलीजेस स्टूल्स, ठीक है, जब भी ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज करता है, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है, या किसी तरह का भी कोई स्टूल उसकी बॉडी में से रिलीज होता है, तो दैट इज ऑलवेज अकम्पनीड विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। देखो ब्लड के क्लॉट आना जो है वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर, वो इस बात का एक एविडेंस है कि ये वाला जो पैरासाइट है, ठीक है बेटे, उसने आपके इंटेस्टाइन के अंदर काफी बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन किया है, इसीलिए जब आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल हो रहा है तो उसके साथ ब्लड क्लॉट्स भी आ रहे हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप याद रखेंगे कि हाउस फ्लाई, ठीक है, जो नॉर्मली आपके घर के अंदर घूमती रहती है, ब्लैक कलर की हाउस फ्लाई जो होती है, वो इसके अंदर जो है इसका मैकेनिकल कैरियर है, और ये हाउस फ्लाई जो है वो आपके फूड को कंटामिनेट कर सकती है, ठीक है, अगर वो किसी ऐसी जगह से घूम कर आई है जहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर वगैरह पड़े हुए हैं, और वहां से घूम के आपका जो फूड है जो हमने कुक किया हुआ है उसके ऊपर वो घूम गई है, तो उस तरीके से वो आपके फूड को कंटामिनेट कर देगी। इसीलिए आपको बोला जाता है कि हमेशा टाइम टू टाइम आपको फूड जो है उसको ढक के रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। फिर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, अगर मान लीजिए कि आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कंटामिनेट हो गया, उसमें सीवेज वाटर जो है किसी तरीके से ऐड हो गया हुआ है, ठीक है, या फिर आपका वाटर पाइप किसी ऐसी जगह से निकल रहा है जहाँ पे क्या है आसपास कोई डर्टी वाटर जो है वो हो सकता है, एंड आपका वाटर पाइप लीक कर रहा है, तो उस केस में आपका वाटर जो है वो कंटामिनेट हो सकता है, तो फीकल मैटर उसमें मिक्स हो जाएगा फूड में एंड वाटर में, एंड यही उसका मेन सोर्स है। ओके बेटे, तो बिल्कुल सिंपल से सिम्टम्स हैं, बस आपने इतना याद रखना है कि ब्लड क्लॉट्स जो है वो हमेशा, ठीक है, कंप्लीट विद मैटर। उसके अंदर नजर आएंगे। ऑलराइट, अब देखो ये डिजीज तुम्हारी जानी पहचानी है, और इस बार ये प्रैक्टिकल के अंदर भी है, ये वाली डिजीज एस्कैरियासिस, ठीक है, नेम से ही पता लग रहा है कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो राउंड वॉर्म है, विच बिलोंग टू द फाइलम नीमाटोडा, ठीक है, जैसे हम एस्कलमिन्स कहते हैं, उसमें एस्कैरिस इज द राउंड वॉर्म, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड इज द फुल नेम, और उसके बाद बाउचीरिया वैनक्रॉफ्टी, ठीक है, अनदर विच इज नोन एज फिलेरियल वॉर्म, वो भी एक और डिजीज करते हैं जिसका नेम है फिलेरियासिस। तो स्कैरियासिस एंड फिलेरियासिस, फिलेरियासिस को हम एलिफेंटासिस भी कहते हैं, वो आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम स्कैरियासिस के बारे में देखो पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि ये डिजीज जो है उसमें बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है, मसल्स में पेन रहने लग जाएगी, क्योंकि वॉर्म्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके होते हैं, आपके इंटेस्टाइन को पूरे तरीके से ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, तो whenever you excrete out your waste products, तो खूब सारे वॉर्म्स जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ रिलीज होते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन का रेट भी बहुत फास्ट है, ठीक है, पर्सन जो है उसका अनेमिया रहेगा इस केस में, ठीक है, तो उस केस में वो कहते हैं कि अनामिक हो जाएगा पेशेंट, फीवर उसको हमेशा रहेगा, एंड आपको ऐसे लगेगा कि इंटेस्टाइनल पैसेज जो है वो ब्लॉकेज हो गया है, क्योंकि वॉर्म्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करके इंटेस्टाइन के अंदर भर जाते हैं बुरी तरह से, और इस तरह से उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज नहीं हो पाते हैं अच्छे से। फिर देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पैरासाइट के जो एग्स होते हैं, ठीक है, वो जब भी इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अपना फीकल मैटर जो है उसको रिलीज करेगा, तो पैरासाइट के एग्स भी उसके अंदर दिखाई देंगे, और इस तरह का पर्सन जो है, ठीक है, अगर वो एक्सक्रीट आउट करता है कहीं बाहर जाकर, तो उस केस में वो कहते हैं कि उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से सॉइल वाटर या प्लांट्स जो है वो कंटामिनेट हो सकते हैं, और इस तरह से अगर कोई छोटे चिल्ड्रन है घर में और वो क्या करते हैं सॉइल कंज्यूम करते हैं, ठीक है बेटे, तो सॉइल इस तरह की कंटामिनेटेड सॉइल उन्होंने कंज्यूम कर लिया, तो उस केस में ये एक्स जो है वो उनकी बॉडी में चले जाते हैं। तो छोटे बच्चे जितने भी होते हैं जो मिट्टी खाते रहते हैं, सॉइल कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ये आसानी से चले जाते हैं और उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में रिलीज होते हैं। देखो इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन पूरी तरह से जो है इस तरह के बॉम्ब से भर जाती है, ठीक है, राउंड वॉर्म्स है ये, और इंटेस्टाइन जो है उसमें पूरी तरीके से वॉर्म्स बनने की वजह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का रिमूवल जो है वो यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जब भी बाय फोर्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव होंगे बॉडी में से, खूब सारे वॉर्म्स जो है वो भी बॉडी में से आएंगे बाहर, ठीक है बेटे। उसके बाद इसी के साथ एक और डिजीज है फिलेरियासिस, विच इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटेसिस। तो एलिफेंटेसिस इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि लोअर लिम्स जो होते हैं आपके वो इससे इन्फेक्टेड होते हैं, ओके, एंड डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है बाउचीरिया, बाउचीरिया की 2 स्पीशीज है यहाँ पे, बाउचीरिया वैनक्रॉफ्टी एंड बाउचीरिया मलाई।
तो दोनों जो है उसमें वो कहते हैं कि लोअर लिम्स जो है उसमें, ठीक है, इसमें भी अगेन एक वेक्टर जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और वो वेक्टर जो है इसको बाउचीरिया को कैरी करके लाता है। और जब वो कहता है कि लोअर लिम्स जो है उसमें बाइट करता है, तो बाउचीरिया जो है उसको इंसर्ट कर देता है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं आपके, उसकी स्वेलिंग हो जाती है एब्डोमिनल पोर्शन में। तो जो भी आपका लिम्फ इससे अफेक्टेड रहेगा वो कैसा हो जाएगा, एलिफेंट के फुट जैसा बन जाता है। ठीक है बेटे, तो देखो ये वाला उसका लेडी का जो भी लिम्फ है वो नॉर्मल है, एंड यहाँ पे जो है इन्फेक्शन होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर इसका जो पैर है वो काफी ज्यादा मोटा हो गया, एलिफेंट जैसा पैर हो गया। ठीक है, सिर्फ उसकी लेग ही अफेक्टेड नहीं होती, बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं लेग से एसोसिएटेड आगे, उनका भी यहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन हो सकता है, जेनिटल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है बेटे, अब सिम्टम्स के अंदर देखो फिलैरियल बॉम्ब्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर लंबे समय तक रहने लग जाते हैं, और उसकी वजह से जो लिम्फ वेसल्स हैं जो आपकी बॉडी के लोअर एब्डोमिनल पोर्शन में रन करती हैं आपके लिम्स के अंदर, उनका इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, उनकी स्वेलिंग होने लग जाती है। ठीक है बेटे, तो लोअर लिम्स जो हैं वो काफी बड़े साइज के हो जाएंगे, सिर्फ लोअर लिम्स ही नहीं बल्कि जेनिटल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो भी अफेक्टेड रहेंगे, और डिफॉर्मिटीज नजर आएंगी हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में तो कहते हैं कि इसमें भी फीमेल मॉस्किटो होती है, बताइए कौन सी होती होगी फिर, एनोफ्लीज तो नहीं होगी। ठीक है, एनोफ्लीज नहीं है, कौन सी वाली यहाँ पे फिर मॉस्किटो है, ठीक है, पता लगाएंगे कल तक। हाँ जी, ठीक है बेटे। उसके बाद देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में उसने ये बताया हुआ है कि मॉस्किटो जो है वो लेकर आएगी बाक्टीरिया को, और उसके बाद इंसर्ट कर देगी, इसको काट लेती है। तो सोचो ये वाला जो मॉस्किटो होता है, क्योंकि लोअर लिम्स से ज्यादा अफेक्टेड होती है, तो ये बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है, नीचे नीचे रहता है, थोड़ा सा लेग से नीचे की तरफ ये बाइट करता है। ठीक है, उसी तरह से आपको और भी बताया था, और भी एक डिजीज है जिसके अंदर मॉस्किटो जो होता है वो बहुत ऊंचा फ्लाई नहीं करता है, बताइए कौन सी है, कौन सी है? डेंगू। हाँ, डेंगू। डेंगू। डेंगू के अंदर, ठीक है बेटे, डेंगू का जो मॉस्किटो है उसकी पहचान भी यही है कि वो बहुत ज्यादा जो है ऊंचा नहीं उड़ता है, एंड साफ पानी के अंदर वो ग्रो करते हैं। ठीक है बेटे, अब हम आगे हैं कॉमन डिजीज में जो अक्सर हमें होती रहती है, एंड दैट इज नोन एज रिंग वॉर्म इन्फेक्शन। ठीक है, तो उसमें देखो रिंग वॉर्म इन्फेक्शन जो है फंगल डिजीज है। तो अर्लियर मैंने आपको प्रोटोजोन डिजीज के बारे में और हेलमिंथ डिजीज के बारे में बताया था, अब ये फंगल डिजीज है। तो फंजाई के अलग अलग जेनरास ये डिजीज कॉज करती है। तो 3 जेनरास आर देयर, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइट। ठीक है, अब कहता है कि इससे होगा क्या, स्किन की जिस भी जगह पे ये इन्फेक्शन होगी है वहां से आपकी स्किन जो है ना वो थोड़ी सी ड्राई हो जानी है, मतलब वो पोर्शन आपका स्किन का बॉडी की बाकी स्किन से बिल्कुल अलग सा दिखाई देगा। और अगर आप उसके ऊपर ऐसे हैंड से टच करके भी देखते हैं तो आपको ऐसे हेयरी अपीयरेंस नजर आता है, जैसे कि हाइफे होते हैं फंगस के, इस तरह का अपीयरेंस आपको नजर आएगा। ठीक है बेटे, और अगर कहते हैं कि बहुत ही ह्यूमिडिटी की कंडीशन है, जितनी ज्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी की कंडीशन बहुत ज्यादा है, या फिर बारिश हो रखी होती है, तो उस समय ये वाले जो एरियाज होते हैं, ड्राई लेसेंस जो होते हैं आपकी बॉडी पे इस डिजीज के, वो बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो फंगस जो है आपको मालूम है ना, ज्यादातर मॉइस्चर एंड ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर जो है उसका रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से वो कहता है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स इससे अफेक्टेड हो सकते हैं, स्किन में भी हो सकती है, ज्यादातर नेक के पास हो जाती है हमें कई बार। ठीक है, नेल्स के ऊपर भी हो जाती है, या फिर स्कैल्प में भी हो सकती है। फिर कहते हैं कि जितनी ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन होगी उतनी ज्यादा आपको एचिंग होने लग जाएगी, इसमें एचिंग की फीलिंग रहती है, इंटेंस एचिंग होती है। हीट एंड मॉइस्चर की कंडीशंस में फंगस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगी। अब देखो होना कैसा है, एक नॉर्मल सी चीज है जो हम अक्सर अपनी लाइफ के अंदर करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करके आए हैं, ठीक है, हमने शावर लिया है, हम नहाकर आए हैं, एंड उसके बाद वो कहते हैं, कई लोगों को आदत होती है कि जब भी व्हेन दे एंटर देयर होम तो हमेशा जो अपने फीट है उसके ऊपर पानी डालते रहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद टॉवल से अपने जो फीट है उनको साफ नहीं करते हैं, तो फिंगर्स के बीच में कहीं ना कहीं मॉइस्चर रह जाता है। तो उस मॉइस्चर की वजह से जो स्किन फोल्ड है हमारे, ठीक है, जो टोज के बीच में या फिर फिंगर्स के बीच में, वहां पे क्या करती है फंगस जो है वो ग्रो करने लग जाती है। ठीक है, या फिर हमें अगेन एंड अगेन आदत है कि हम अपना फेस जो है उसको वॉश करते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो टॉवल यूज ही नहीं करते,
और उन्होंने क्या करना है, नहाने के बाद तुरंत जो है वो क्लोथ्स जो है वो वियर कर लेने हैं एंड अच्छे से जो अपनी बॉडी को रब नहीं करते हैं, तो उस केस में भी वो कहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है, या फिर पसीना ठहरने की वजह से, ठीक है, रेस्पिरेशन होता है, उस केस में भी वो कहता है कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है। देखो ऐसा नजर आएगा ये बॉडी पे, ठीक है। तो जनरली फंगस जो है वो सॉइल के जरिए जो है, या फिर पुअर हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से, टावल्स जो है, अगर इस तरह का पर्सन जो है उसको ये डिजीज हो रखी है, ज्यादातर देखो हॉस्टल्स में ये डिजीज फैलने का ज्यादा वो रहता है। हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बच्चे का टावल है और उससे 10-12 बच्चे जो है वो नहा गए हैं, ठीक है, तो एक ही टावल जो इतने सारे स्टूडेंट ने यूज कर लिया। या फिर हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स को आदत होती है कि आज इसने ये वाली शर्ट पहनी है, कल इसकी शर्ट मैं पहन के जाऊंगा। या फिर गर्ल्स जो है उनको अपनी ड्रेसेस एक्सचेंज करने का बहुत रहता है, तो इस केस में अगर हम इस तरह के इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके क्लोथ पहनते हैं, उसका टॉवल यूज करते हैं, या फिर एक ही कॉम्ब जो है वो हमने फैमिली के अंदर रखी हुई है एंड पर्सन जो है उसके स्कैल्प के अंदर डिजीज हो रखी है, एक ही कॉम्ब से सारी फैमिली मेंबर्स जो है वो यूज कर रहे हैं, या हॉस्टल्स में एक ही कॉम्ब जो है उसे कई सारे लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में डिजीज हो जाएगी। देखो बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है, बाकी स्किन नॉर्मल नजर आ रही है, पर ये स्किन जो है उसको अगर आप टच करके देखेंगे ना, बहुत ही ड्राई होगी ये स्किन, और अगर उसके ऊपर आप हैंड अपना जो है रब करके देखते हैं, आपको हेयर लाइक अपीयरेंस नजर आता है, तो वो फंगस के हाई फेज हो सकते हैं। ओके बेटे, उसके बाद देखो जनरल सा टॉपिक है कि हमने डिजीजेस जो है उसे कैसे प्रिवेंट करने हैं, तो कुछ प्रिकॉशन जो हम अपनी लाइफ में नॉर्मली लेते रहते हैं, ठीक है। पर्सनल हाइजीन हमने मेंटेन करनी है, अपनी बॉडी जो उसको क्लीन रखना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, सारी चीजें हमारी क्लीन होनी चाहिए। पब्लिक हाइजीन भी हमने मेंटेन करनी है, हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे घरों से जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, गटर्स वगैरह जो है वो ओपन तो नहीं है, सीवेज पाइप्स जो है वो ब्लॉक तो नहीं है, पीरियोडिक क्लीनिंग करनी है हमने वाटर रेजोवायर्स की, जहाँ पे भी आपने पानी स्टोर करके रखा हुआ है, चाहे वो आपका वाटर टैंक है, चाहे घर में एक बकेट है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें वाटर स्टोर किया है उसके अंदर डिसइंफेक्टेंट डालने हैं या फिर उनको क्लीन करना है। फिर अगर घर में स्विमिंग पूल्स है, किसी तरह के भी कोई पूल्स है, ठीक है, टैंक्स है, तो उसको हमने टाइम टू टाइम क्लीन करना है। अगर वो कहता है कि कोई पब्लिक फंक्शंस है तो उसमें केटरिंग के दौरान हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन होनी चाहिए, अदरवाइज कंटामिनेटेड फूड या वाटर की वजह से डिजीज हो सकती है। यूटेंसिल्स प्रॉपर्ली वॉश्ड होने चाहिए। फिर देखो बेटे, अगर कहता है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जैसे कोल्ड है, टाइफाइड है, तो इस तरह के जो पर्सन हैं उनके बिलोंगिंग्स को आपने यूज नहीं करना है, ठीक है, कोशिश करनी है कि आप उनसे दूरी बनाए रखें और उनकी जो चीजें हैं उसको यूज ना करें, अगेन एंड अगेन अपने हैंड वॉश करते रहें, ठीक है, तो उसकी वजह से आप इन्फेक्शियस डिजीजेस से बच सकते हैं। हैंकी जो है किसी का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। स्नीजिंग के दौरान हमेशा आप कफ कर रहे हैं या स्नीजिंग कर रहे हैं तो आपने अच्छे तरीके से स्नीजिंग करनी है, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम स्टैग्नेंट वाटर ना होने दें कहीं पर भी, क्योंकि अगर वाटर जो है वो स्टैग्नेंट रहेगा तो वो ब्रीडिंग प्लेसेस बन जाएंगे मॉस्किटोज के लार्वास के लिए, या फिर एरियासिस भी किसी तरह की डिजीज है जो मॉस्किटो से होती है, ठीक है बेटे। स्टैग्नेंटेशन जो है उसको अवॉइड करें आप, रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो रखा है तो उसके अंदर जो है कुछ खास तरह की स्प्रे की जानी चाहिए। फिर हाउस होल्ड कूलर्स जो है इनको साफ करना चाहिए, 2 दिन के अंदर अपने घर का जो कूलर है उसको साफ कर लेना है हमने, पानी उसका चेंज करना है। फिर कहता है कि मॉस्किटो नेट्स जो है इनको यूज करना चाहिए, ठीक है, आजकल हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं पर पुराने टाइम में हम हमेशा यूज करते थे, तो मच्छरदानी या मॉस्किटो नेट्स आपने यूज करनी है। फिर अगर घर में बड़े पूल्स बनाए गए हैं, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो उसमें मॉस्किटो लार्वास जो है इनकी ग्रोथ हो सकती है, तो उसके लिए एक छोटी सी फिशेस जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं, गूसिया फिशेस, उनको डालने हैं, वो लार्वास जो है इनको खा जाती हैं। फिर कहते हैं कि कहीं पे भी आपको पानी इकट्ठा नजर आया है बारिश के बाद डिचेस में या ड्रेनेज सिस्टम में या कोई स्वैम्पी एरियाज हैं, वहां पे इंसेक्टिसाइड को स्प्रे किया जाना चाहिए कॉर्पोरेशन के जरिए, ठीक है। डोर और विंडोज जो है उसके अंदर सिर्फ ग्रिल नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा उसके अंदर वायर मैशेस लगानी चाहिए, जालियां लगी होनी चाहिए ताकि मॉस्किटोज जो है उनकी एंट्री ना हो। ओके मैडम, तो यहाँ तक पढ़ेंगे हम आज। ये इम्यूनिटी वाला टॉपिक जो है इसको कल हम या नेक्स्ट डे जब भी हम मिलेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे।